छात्रों, आज मैं आप लोगों को बही खाता और लेखा शास्त्र विषय के अंतर्गत दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोहरा लेखा प्रणाली का इतिहास लगभग 500 वर्ष पुराना है और इसका आविष्कार 1494 ईस्वी में इटली के वेनिस नगर में ल्यूकस पेसियोली के द्वारा किया गया था। दोहरा लेखा प्रणाली क्या है? देखिएगा, प्रत्येक व्यापारिक लेन देन से दो पक्ष प्रभावित होते हैं। एक पक्ष पाने वाला होता है और दूसरा पक्ष देने वाला होता है, या एक वस्तु आने वाली होती है और दूसरी वस्तु जाने वाली होती है। तो इस कारण प्रत्येक लेन देन का लेखा भी दोनों पक्षों के अंतर्गत किया जाता है और इसीलिए इस प्रणाली को दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं, क्योंकि इसमें दो पक्ष प्रभावित होते हैं। एक पक्ष इसमें ऋणी होता है और दूसरा पक्ष धनी होता है। अब बात आती है कि इसके विषय में मिस्टर विलियम पिकिल्स ने कहा है कि दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्येक सौदे के दोनों रूपों को लिखा जाता है। एक भाग पाने वाला होता है और दूसरा देने वाला, अर्थात प्रत्येक लेन देन में एक खाता पाने वाले का होता है और दूसरा खाता देने वाले का होता है। पाने वाले को ऋणी कहते हैं और देने वाले को धनी किया जाता है। अब ऋणी और धनी क्या है? ऋणी को अंग्रेजी में डेबिट और धनी को अंग्रेजी में क्रेडिट कहते हैं। डेबिट शब्द लैटिन भाषा के डेबिटुअम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है उनसे दे, अर्थात ड्यू फॉर दैट। और इसी प्रकार क्रेडिट शब्द भी लैटिन भाषा के क्रेडर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है उनका दे, ड्यू टू दैट। और इन्हीं के अंतर्गत ही दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत लेखा किया जाता है। अब दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत खाते कौन कौन से होते हैं? दोहरा लेखा प्रणाली में 3 प्रकार के खाते होते हैं। एक तो पहला है व्यक्तिगत खाता। किसी व्यक्ति, कंपनी, फर्म या संस्था के नाम से संबंधित खाते व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत पाने वाला ऋणी और देने वाला धनी किया जाता है। इसी प्रकार वास्तविक या सांपत्तिक खाते, तो ऐसे खाते जो व्यापार की भौतिक और अभौतिक संपत्तियों से संबंधित होते हैं, ये वास्तविक या संपत्ति खाते कहलाते हैं। जैसे माल खाता, रोकड़ खाता, फर्नीचर खाता, मशीन खाता या ख्याति खाता, पेटेंट खाता आदि। इसमें आने वाली संपत्तियां ऋणी की जाती हैं और जाने वाली संपत्तियां धनी की जाती हैं। तीसरा खाता है अवास्तविक या नाम मात्र का खाता। तो ऐसे खाते जो व्यापार के खर्चे और हानियों, आय और लाभ से संबंधित होते हैं, अवास्तविक खाते कहलाते हैं। जैसे किराया खाता, ब्याज खाता, कमीशन खाता, छूट खाता, वेतन खाता आदि। इसमें जो भी खर्चे होते हैं या जो हानियां होती हैं, उन्हें ऋणी किया जाता है और जो आय होती है या लाभ होता है, उसे धनी किया जाता है। तो यह जो नियम है, यह लेखा करने के, दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत लेखा करने के नियम है। आप पुनः फिर से ध्यान दीजिएगा कि व्यक्तिगत खातों के अंतर्गत पाने वाला ऋणी और देने वाला धनी होता है। वास्तविक खातों के अंतर्गत व्यापार में आने वाली वस्तु या संपत्तियां ऋणी होती हैं और व्यापार से जाने वाली वस्तु या संपत्तियों को धनी किया जाता है। अवास्तविक या नाम मात्र के खातों के अंतर्गत जो भी खर्चे होते हैं या जो हानियां होती हैं, उन्हें ऋणी किया जाता है और जो आय और लाभ होता है, उसे धनी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मोहन ने राम को 500 रुपए दिए, तो मोहन ने राम को 500 दिए। राम पाने वाला है और मोहन देने वाला है। इसलिए यदि मोहन अपने यहाँ एंट्री करेगा, तो चूंकि मोहन के पास पैसा आया है, तो वह रोकड़ खाता ऋणी करेगा और देने वाला राम है, तो राम का खाता धनी किया जाएगा। इसी प्रकार राम यदि अपने यहाँ लेखा करेगा, तो वह मोहन को उसने दिया है, तो मोहन पाने वाला है, मोहन का खाता ऋणी हो जाएगा और चूंकि उसके पास से रोकड़ जा रही है, इसलिए रोकड़ खाता धनी किया जाएगा। इसी प्रकार वास्तविक खातों के अंतर्गत दिनेश ने एक मशीन खरीदी
अब दिनेश ने मशीन खरीदी, दिनेश के पास मशीन आई है और पैसा गया है। ऐसी स्थिति में दिनेश अपने यहाँ मशीन को ऋणी करेगा और रोकड़ को धनी किया करेगा। इसी प्रकार अवास्तविक खातों के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान किया गया तो मजदूरी ऋणी हो जाएगी और रोकड़ जा रही है, रोकड़ धनी कर दिया जाएगा। ये है जनरल में लेखा करने के नियम। अब जनरल के अंतर्गत ये देखें तो इसमें कॉलम जो हैं वह एक पहला डेट का कॉलम, दूसरा पार्टिकुलर का कॉलम, तीसरा एलएफ का कॉलम, चौथा अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। इस प्रकार इसके अंतर्गत 5 कॉलम बनाए जाते हैं: डेट, पार्टिकुलर, एलएफ लेजर फोलियो और अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। और इन खातों के अंतर्गत ही जो भी है वह जनरल की एंट्रियां की जाती हैं। धन्यवाद।